नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि बिहारी लाल के द्वारा रचित दोहों की व्याख्या को पढ़ रहे हैं। जिसका व्याख्या भाग 3 है। इसका मतलब इसके 2 व्याख्या मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो आइए व्याख्या को शुरू करते हैं। 21वां दोहा है हमारा आज का। हऊ रीझी लखी रीझी हो, छवि ही छबीले लाल। अब इन पंक्तियों में कवि बिहारी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, यानी नायिका की जो सखी है वो नायक के सामने नायिका की सुंदरता का वर्णन कर रही है, ताकि नायक के मन में उससे मिलने के लिए उत्कंठा पैदा हो। तो नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई नायिका की सखी कहती हैं, हो रीझी, हो मतलब मैं, रीझी रीझ गई हूँ, अनुरक्त हो गई हूँ। वो सखी कहती हैं कि हे नायक, मैं नायिका की उस सुंदरता को, उस चमक को, सौंदर्य को देखकर मैं उस पर पूरी तरह से अनुरक्त हो गई हूँ, रीझ गई हूँ। लखी रीझी हो, छवि है, छवि ही छवि, छबीले सुंदर, कि जब तुम उसकी उस सुंदर छवि को देखोगे तो तुम भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाओगे। सोन जूही सी होती, दुती मिलत मालती माल, कि नायिका ने जो अपने गले में मालती के फूलों से बनी हुई माला पहनी हुई है, उसकी दुती चमक मिलत मिलती है, कि मालती के फूलों से बनी हुई माला की चमक जब नायिका के शरीर से मिलती है तो वो सोन जूही के समान सोने जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। 22वां दोहा। जोग जुगती सिखये सबे, मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता, काननों सेवत नैन। तो यहाँ पर कवि ने नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं, महामुनि मैन, कि कामदेव रूपी महामुनि ने, मनो मानो, कवि कहते हैं कि मानो कामदेव रूपी महामुनि ने नायिका को जोग जुगती, मिलने के उपाय सिखाए, सिखा दिए हैं। नायक से मिलने, और नायक कौन है यहाँ पर, प्रेमी कौन है, ईश्वर। कि मानो कामदेव रूपी महामुनि ने नायिका को उसके प्रेमी यानी ईश्वर से मिलने के सभी उपाय उसको अच्छी प्रकार से सिखा दिए हैं। चाहत पिय अद्वैतता, और अब वह नायिका पिय अद्वैतता, अपने प्रिय रूपी परमात्मा से मिलने की इच्छा में, काननू, उसने कानों तक, सेवत नैन, अपने नेत्रों को फैला लिया है, बड़ा कर लिया है। देखिए काननों का अर्थ, दो अर्थ है यहाँ पर। काननों का अर्थ वन भी होता है, वन यानी जंगल, और काननू कान के लिए भी आया है। तो नायिका ने अपनी आंखें इतनी विस्तारित कर ली हैं, एक जंगल की भांति कानों तक अपनी आंखों को फैला लिया है अपने प्रिय रूपी परमात्मा से मिलने के लिए। 23वां दोहा है। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार। अब इसमें नायिका के ही रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि आगे क्या कहते हैं, झीनी, जो एक महीन सा बारीक पतला पट वस्त्र में, झुलमुली, झिलमिलाती है, झलकती, झलक रही है, ओप होती है कांति, चमक, अपार मतलब बहुत ज़्यादा। कवि कहता है कि नायिका ने जो पतले वस्त्र पहने हुए हैं उसमें से उनके शरीर की शोभा झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, और उसको देखकर ऐसा लगता है मनु, मानो, सिंधु में, समुद्र में, सुरतरु, कल्प वृक्ष, मानो कल्प वृक्ष जो हैं वो सपल्लव, अपने पत्तों के साथ, डार, टहनियाँ, मानो कल्प वृक्ष अपने पत्तों के साथ उसकी टहनियों की जो शोभा है वो समुद्र में सुशोभित हो रही हो, ऐसा नायिका का शरीर उन पतले कपड़ों में लग रहा है। खेलन सिखय अली, भले चतुरी, चतुर अहेरी मार। खेलन सिखय, खेलना, सिखय सिखा दिया है, अली कामदेव के लिए आया है, भले होता है अच्छी प्रकार से, चतुर चालाक, अहेरी मार यानी शिकारी। अब यहाँ पर भी देखिए नायिका के नेत्रों की ही सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि नायिका के नेत्र जो हैं वो इतने सुंदर हैं, और उनकी प्रहार क्षमता का, यानी नायिका के नेत्रों के कटाक्ष का वर्णन यहाँ पर किया गया है। काननचारी, यहाँ से हम करेंगे काननचारी, कानों तक फैले हुए, नैन मृग, नेत्र रूपी मृग, नेत्र रूपी हिरण, कि नायिका के कानों तक फैले हुए नेत्र रूपी हिरणों को या नेत्र रूपी मृग को
उस चतुर कामदेव रूपी शिकारी ने उनको अच्छी प्रकार से खेलना सिखा दिया है, यानी उनको शिकार करना सिखा दिया है, कटाक्ष करना सिखा दिया है। नागर नरनु शिकार, अब नायिका के जो नेत्र हैं, नागर वो नगर में रहने वाले नरनु मनुष्यों का ही शिकार कर रहे हैं, यानी नगर में रहने वाले मनुष्यों का एक मृग की भांति वो शिकार कर रहे हैं। यानी कवि ये कहना चाहता है कि नायिका की आंखें इतनी सुंदर हैं कि कोई भी व्यक्ति जब उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसके आंखों के आकर्षण में बंधे बिना या उनका शिकार हुए बिना नहीं रह पाता। 25वां दोहा हमारा है, रस सिंगार मंजनू किए कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हु बिना खंजनू गंजनू नैन। तो समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। यहाँ पर भी कवि ने नायिका के सौंदर्य का ही वर्णन किया है, नायिका के नेत्रों की ही सुंदरता को वर्णित किया है उसकी सखियों के माध्यम से। यानी नायिका की एक सखी उसकी दूसरी सखी से क्या कहती है कि हे सखी, नायिका के जो नेत्र हैं रस श्रृंगार में डूबे हुए, क्योंकि मंजनू का अर्थ क्या होता है बेटा, स्नान करना, कि नायिका के नेत्र रस श्रृंगार यानी श्रृंगार रस में स्नान किए हुए, कंजनु कमल को भी, भंजनु पराजित कर देने वाले हैं। श्रृंगार रस में स्नान किए हुए नायिका के नेत्र इतने सुंदर हैं कि वो कमल को भी पराजित कर रहे हैं, कमल की सुंदरता को भी वो पराजित कर रहे हैं। मंजनों का अर्थ होता है स्नान करना, कंजनों का अर्थ यहाँ पर कमल है और भंजनों का अर्थ है पराजित करना। श्रृंगार रस में स्नान किए हुए नायिका के जो नेत्र हैं वो कमल की सुंदरता को भी हरा रहे हैं, पराजित कर रहे हैं। अंजनु रंजनु हु बिना, अब अंजनु क्या होता है, काजल, रंजनु क्या होता है, लगाना, हु बिना यानी लगाए बिना। अब नायिका ने अपने नेत्रों में काजल भी नहीं लगाया हुआ है, तो काजल लगाए बिना ही नायिका के नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं। खंजनु गंजनु नैन, खंजनु जो खंजन नाम का एक काले रंग का पक्षी है, गंजनु तिरस्कृत करना, पराजित करना, तो खंजन नाम का जो एक पक्षी है उसकी सुंदरता को भी पराजित कर रहे हैं। नायिका के नेत्र काजल लगाए बिना भी नायिका के नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं कि खंजन नाम के पक्षी की सुंदरता को भी वो पराजित कर रहे हैं, उनसे भी ज्यादा अधिक सुंदर नायिका की आंखें हैं। 26वें दोहे में क्या कहते हैं, सायक सम मायक नयन रंगे त्रिविध रंग गात, झखऊ बिलखी दूरी जात जल, लखी जल जात लजात। अब इन पंक्तियों में फिर कवि बिहारी जी नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं। अब नायिका की सखी क्या कहती है नायिका को कि नायिका के जो नेत्र हैं सायक सम, सायकाल के समान, संध्याकाल के समान, मायक मायावी, कि नायिका की जो आंखें सायकाल के समान मायावी हैं। जैसे संध्या का जो समय है वो अलग अलग रंग बदल लेता है, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो उसमें लालिमा का रंग भी आता है, उसमें काला रंग भी होता है, सफ़ेद रंग भी होता है। तो उसी प्रकार कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सायकाल के समय नायिका के नेत्र मायावी हैं। मायावी यहाँ पर सायकाल के लिए शब्द आया है। कवि ने कहा है कि नायिका के जो नेत्र सायकाल के समय रंगे त्रिविध रंगगात, 3 प्रकार के रंगों में रंग जाते हैं। जैसे संध्या के समय रंग आ जाते हैं, वैसे ही नायिका के नेत्र भी 3 प्रकार के रंगों में रंग जाते, जो 3 रंग मैंने बताए, लाल रंग है, सफ़ेद रंग है और काला रंग है। तो नायिका के नेत्र इन 3 रंगों में रंग जाते हैं। झखो बिलखी दुरी जात जल, और नायिका के उन नेत्रों की सुंदरता को देखकर भी झखो बिलखी दुरी जात जल, जो मछलियां हैं वो भी दुखी होकर पानी के अंदर जाकर छिप जाती हैं। झखो का अर्थ होता है मछली, कि मछलियां भी पानी के अंदर जाकर छिप जाती हैं। लखी जल जात लजात, और जो कमल उनको देखते हैं उन नेत्रों को, वो भी शर्मा कर संकुचित हो जाते हैं, लज्जित महसूस करते हैं। कमल भी नायिका के नेत्रों के सामने अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं।
27वें दोहे में क्या है? बर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैंने, हरिनी के नैनानु ते हरि नीके ए नैन। अब यहाँ पर भी कवि बिहारी ने नायिका के नेत्रों का ही वर्णन किया है। तो नायिका की एक सखी नायक के सामने क्या कहती है नायिका की सुंदरता के बारे में, उनके नेत्रों के बारे में? बर होता है श्रेष्ठ, जीते होता है जीतना, सर बाण, और मैन यहाँ पर कामदेव के लिए आया है। देखिए अंतिम पंक्ति से हम करेंगे। हरि हे नायक यानी श्री कृष्ण, नीकी सुंदर नैन आंखें। हे श्री कृष्ण, नायिका की आंखें इतनी सुंदर हैं, बर जीते सरमैन के, कि उन्होंने कामदेव के जो श्रेष्ठ बाण हैं उनकी सुंदरता को भी जीत लिया है, यानी वो भी उससे कम हैं, उनको भी उसने पराजित कर दिया है। नायिका की आंखें इतनी सुंदर हैं कि उसने कामदेव के श्रेष्ठ बाणों को भी पराजित कर दिया है। ऐसे देखे मैंने कि आज तक मैंने इतनी सुंदर आंखें कभी भी नहीं देखी। हरिणी के नैनानु ते, कि नायिका की आंखें तो हिरनी की आंखों से भी अधिक ज्यादा सुंदर हैं। 28वें दोहे में क्या कहता है कवि? अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाई हो रहे बड़ो उजारो गेह। अंग अंग, कि नायिका के जो शरीर के प्रत्येक अंग हैं उस पर नग जगमग, यानी जो उसने आभूषण पहने हुए हैं और उन आभूषणों में जो नग जड़े हुए हैं, जगमगा रहे हैं, दीप शिखासी दे, और उन जगमगाते हुए नगों की झलक जो है जब नायिका के शरीर पर पड़ती है तो नायिका का शरीर दीप शिखा की भांति, एक दीपक की लो की भांति जगमगाता है। दोबारा देख लीजिए इस पंक्ति को। कवि कहता है कि नायिका ने अपने शरीर के अंग पर जो आभूषण पहने हुए हैं और उन आभूषणों के अंदर नग जगमगत, जो नग जड़े हुए हैं और जो नग चमक रहे हैं, चमचमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, तो उनकी आभा जब नायिका के शरीर से जुड़ती है, मिलती है, तो नायिका का शरीर एक दीपक की लो की भांति जगमगाता है। दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारोगे। तो नायिका के शरीर का सौंदर्य का वर्णन करते हुए सखी फिर आगे क्या कहती है? दिया बढ़ाए हो रहे, कि अगर मैं घर में रखे हुए दीपक को बुझा देती हूँ, बड़ो उजारो गेह, गे होता घर में, तो घर में फिर भी पर्याप्त जो प्रकाश हमें चाहिए है, रोशनी, वो बनी रहती है। यानी नायिका का रंग इतना उज्जवल है, इतना गोरा रंग है कि अगर मैं जलती हुए दीपक को बुझा दूं तो भी नायिका का प्रकाश घर में फैला रहता है और पर्याप्त प्रकाश जो है वो मिलता है। आगे है, छुटी ने शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग, दीप ही देह दुहुन मिली, दीप्ति ताफ्ता रंग। अब इसमें क्या कहती हैं कवि? देखिए नायिका शिशुता, जो शैशव अवस्था है, उसके बारे में यहाँ, यानी नायिका की जो वय संधि है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर क्या कहते हैं कवि? कि छुटी ने शिशुता की झलक, कि नायिका के शरीर में जो उसके बचपन की शैशव अवस्था की झलक है वो भी अभी समाप्त नहीं हुई है। झलको जोबनु अंग, और उसके शरीर में जो जोबनु, यौवन के चिन्ह हैं, युवावस्था के जो लक्षण हैं वो भी झलकने लगे हैं। भी नायिका के शरीर से अभी उसके शैशव अवस्था की झलक भी समाप्त नहीं हुई है और उसके शरीर में उसकी युवावस्था के चिन्ह जो हैं वो झलकने लगे हैं, युवावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। दीप ही दे दुहुन मिली, दीपति ताफ्ता रंग, कि देह उसके शरीर में दुहुन मिली, जब दोनों मिल जाते हैं, कौन? एक शैशवावस्था की चमक मिल जाती है और एक युवावस्था की चमक मिल जाती है, कि जब नायिका के शरीर में उसके दोनों ही शैशवावस्था और युवावस्था दोनों की चमक मिल जाती है तो ताफ्ता रंग, तो ताफ्ता नामक एक, देखिए ताफ्ता एक वस्त्र है जिसमें दो प्रकार की चमक समाई रहती है, इसीलिए यहाँ पर ताफ्ता का उदाहरण दिया है कि नायिका के शरीर में जब शिशु अवस्था की और यौवन अवस्था की चमक मिल जाती है तो ताफ्ता नाम के वस्त्र के समान वो चमकता है। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे, आनन ओप उजास। ओप उजास, अब इसमें भी कवि ने नायिका के
सुंदरता का, और सुंदरता का भी क्या, उसके चेहरे की सुंदरता का वर्णन इसमें करते हुए वो क्या कहते हैं, पत्रा ही तिथि पाइये। पत्रा यानी पंचांग, पंचांग में देख कर ही तिथि पाइये, तारीख का पता किया जा सकता है। वाह घर के चहुपास, कि जो भी उस नायिका के घर के आसपास लोग रहते हैं वो पंचांग से देखकर ही तारीख का पता कर सकते हैं। नित प्रति, क्योंकि प्रत्येक दिन पुण्योई रहे, पुण्योई क्या होता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा का प्रकाश, क्योंकि वहाँ पर तो प्रत्येक दिन ही पूर्णिमा का प्रकाश फैला रहता है। आनंद जो मुख हैं, ओप चमक, उजास उजाला। तो कवि कहता है कि नायिका के चेहरे की चमक, उसका उजाला इतना फैला रहता है कि जैसे हम चंद्रमा को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहाँ पर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर तो नायिका के चेहरे की सुंदरता, उसका इतना प्रकाश फैला रहता है कि हर दिन ही हमें पूर्णिमा जैसा लगता है। तो हमें चंद्रमा को देखकर ये तारीख का पता नहीं कर सकते। तो वहाँ पर अगर हमें तारीख का पता करना है तो हमें पंचांग देखकर ही तारीख का पता चल पाएगा। तो यानी नायिका की सुंदरता का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार बन पड़ा है। तो आज की व्याख्या कार्य में इतना ही। अगला हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।